नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ मनोहर सिंह राठौड़ जी द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर मार्मिक कहानी आधे हिस्से का पिता। सर्द रात स्वयं अपने आप में सिकुड़ती, कुड़मुड़ाती गर्म लिहाफ में लिपटी, थरथराती ठिठुर रही थी। राई के दाने सदृश अपनी निचुड़ी देह लिए तारे टिम टिम करते सूरज की रथ रश्मियों से निकलती उष्णता की बाट जोह रहे थे। सारे गांव के किवाड़ों की सांकलें भीतर से बंद थीं। मिनख जात का ही क्या, कुत्ते, पिल्ले, सूअर तक गड्ढों दड़बों में दुबके अपने अपने जीव को पाले से बचाए पड़े थे। गांव की एक बैठक में झबरक झूला बनी धरती से होड़ लेती चारपाई पर अकेले जीव बंशी को बार बार हुड़काती खांसी की खसखसाहट उस निविड़ नीरवता को निरंतर तोड़ते हुए गांव के जनजीवन की साख भर रही थी। होने को एक गूदड़ उसे ही बिछाकर और ओढ़कर वह बुगचा यानी कपड़े का झोला बना हुआ लेटा था। मगर उम्र के 70वें डिब्बे में चढ़ने के बाद गूदड़े भले ही लपेटे रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। कलेजे को कपकपाती सर्दी भला कैसे रोके। वह शीत तो हाड़ मांस को थरथराएगा ही। उस बेचारे के लिए घुटने को सीने से लगाए सी सी करते पड़े रहना दुष्कर हो गया। तब घुटनों को थोड़ा और चिपका देने का व्यर्थ प्रयास किया। इस प्रकार की साधना से कुछ उष्णता का एहसास तो होने लगा, किंतु तभी खांसी अपने हरकारे को भेजकर यह एहसास करा देती कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ। इससे छटपटाकर गूदड़े से बाहर मुंह निकालने पर घुटते दम को थोड़ी राहत मिलती, मगर सर्दी के मारे फिर सारे शरीर में डुगडुगी बजने लग जाती। ऐसी ही कोढ़ियाँ सर्दी से ठिठुरता वह दो पाटों के बीच अपनी देह को थामे घायल हिरण सा तन मन लिए पड़ा था। बंशी बाबा का बड़ा बेटा बनवारी और उसके बच्चे भीतर की कोठरी में निशंक सोए हुए थे। खांसी से बेदम होते बंशी ने कोठरी के किवाड़ों की ओर कातर दृष्टि से 2-3 बार देखा, जिससे उसके सारे बदन में एक अजीब झुरझुरी पैदा हो गई। पिछले दिनों एक रात इसी प्रकार खांसी जी हलकान किए जा रही थी। उसने कुछ देर कसमसाहट में निकाले। आखिर बंशी ने किवाड़ खटखटाते हुए दबे स्वर में अपने बेटे राधू को आवाज लगाई। ओ बेटा राधू, अरे बेटा सुन जे। किवाड़ की दरारों से छनकर आती गुड़मुड़ाहट भरी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये खुद सोते नहीं और न दूसरों को रात भर पड़े रहने देते। आखे दिन काम धंधा पीटते, हाड़ गोडों को झोंकते रहते हैं, तिस पर भी घड़ी भर आराम नहीं करने देते। डोकरे को पड़े पड़े रोटियां खाने को मिल जावे हैं, उसके बाद भी चैन की सांस नहीं लेता। बेटा बाहर निकलता घुटी हुई आवाज में गरजने लगा। रात को 2 घड़ी चैन से सो नहीं सकते क्या? हम लोग आखे दिन खेत में खटते हैं और रात को यूं सोने नहीं देते। बताओ कौन सी जमा पूंजी की गिनती रह गई? बोलो बोलो तो, क्या बात थी ऐसी जो इस आधी रात में उठकर आए? बंशी का मन भीतर तक झुलस गया इन भाड़ भूंजे शब्दों से, और वह जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा सन्न होकर टुकुर टुकुर ताकता रह गया। चाय बनवाकर खांसी रोकने वाली गोली गटकने की इच्छा थी। अंधेरे में इधर उधर टटोलने पर गोली नहीं मिली थी। फिर बेटे से डांट फटकार खाने के बाद रुआंसा होकर बोला, बेटा कल डॉक्टर साहब के यहाँ जरूर ले चल, मुझे दिखला कर ला। यह मरी खांसी पल भर को दम नहीं लेने देती, मरने पर ही पीछा छोड़ेगी। बेटे ने एक झटके में किवाड़ बंद करते हुए होंठ चबाए। बस इतनी सी बात, सुबह जागने पर नहीं बता सकते थे क्या?
अभी इस आधी रात गए ठिठुरती सर्दी में नींद खराब करने की क्या जरूरत थी? आप तो साठी बुधनाठी के हिसाब से बुद्धि गंवा बैठे। वह कुछ नहीं बोल पाया। शब्द गले में अटके रह गए। बंद हुए किवाड़ों के जोरदार धमाके को हृदय में समाये गहरा निश्वास लेकर अपनी चारपाई पर जा पड़ा। थोड़ी देर में खांसी फिर आते उथलने लगी। वह फिर से उठकर अंधेरे में टटोलने लगा। आले में रखी गोली हाथ लग गई, जिसे घूंट घूंट बर्फ से ठंडे पानी के साथ बड़ी मुश्किल से गले से नीचे उतारा। चारपाई पर लेटते ही पानी की एक पतली धार आंखों के किनारे छोड़कर बह चली। वैसी ही खांसी के बवाल से आज वह दूसरे बेटे के यहाँ फिर बेबस था। उसने भीतरी कोठरी की ओर सहमी दृष्टि से देखा और गहरी श्वास लेते हुए कहीं गहरे में खो गया। यह बड़ा बेटा बनवारी तब 1-1.5 साल का था। पैरों खूब चलने लगा था। उन्हीं दिनों इसके कुकर खांसी हो गई थी और ये ही सर्दियों के दांत किटकिटाते दिन थे। सारी रात बिटर बिटर ताकते आंखों में बीतती। खांसी के साथ साथ इसे 2-4 बार उल्टियां आ जाती। ध्यान रखते रखते भी ओढ़ने बिछाने के कपड़े उल्टी से भर जाते। मुंह हाथ पोंछ कर कपड़े बदलते। सारा कमरा सड़ांध से भभका मारने लगता। उस उबकाई आने वाले माहौल में बनवारी को गोद में लेकर बैठे रहते। भैरों बाबा की मनौती मानते और सारे देवी देवताओं का नाम जपते जपते वह रात पहाड़ बनी मुश्किल से सरकती। तब राधु की माँ जीवित थी। उस बेचारी ने मेरे साथ ब्याह रचा। इस घर में आने के बाद कौन सा सुख भोग लिया, लेकिन अब आराम से स्वर्ग में बैठी मौज मना रही है। पीछे मैं निर्भागा रह गया इन बहुओं की जुबान की कैंचियों की तेज धार सहने को। इन नालायक छोकरों को क्या हो गया है? आज इन्हें वे दुख के दिन याद थोड़े ही हैं। वैसे छोटा बेटा राधु गुस्सैल स्वभाव का है, मगर इसकी बहू बेचारी रोटी बाटी खिलाने में ठीक है। पिछले 6 महीने उसके दरवाजे अच्छी तरह बीत गए, लेकिन छुटकी बहू की एक आदत एकदम कंडम। बड़के बेटे के बच्चों को यदि गोदी उठाए देख लेती है तो बिफर कर एकदम भूतनी बन जाती है। गाली गलौज करती, आसमान सिर पर उठाकर सारी गुआड़ी को इकट्ठा करते देर नहीं लगती। अब भला सोचो तो, मेरे लिए दोनों के बच्चे एक जैसे हैं। नाती पोतों को गोदी में लेकर दुलारने का मन तो करता ही है। कहते हैं कि मूल से ब्याज प्यारा होता है। तिस पर बड़े वाले के बच्चे बाबा बाबा कहकर जोंक की तरह टांगों से चिपट जाते हैं। फिर गोदी में उठाना ही पड़ेगा। ऐसे समय क्या उन मासूमों को परे धकेल दूं? ऐसी निर्दयता मुझसे नहीं हो सकती। पिछले दिनों की बात है। वह दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था। छोटे बेटे राधु का बेटा पास आकर आंखें टमकारने लगा। प्यार से चुमकारते ही वह नन्ही जान गोड़े से आ टिका। छुटकी बहू अपने बेटे को बुलाने आई तो गरम गरम राबड़ी की थाली चुपके से पास सरका गई। राबड़ी की खुशबू से उसका मन कुलाचे भरने लगा। अभी राबड़ी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी कि बड़ी बहू पानी की मटकी उठाए आधम की। उसने मटकी घर के भीतर रखी और नागिन सी लपकती फुफकारती आ खड़ी हुई। फिर एक झटके में थाली को उठाकर गले में फेंक दिया और बिफर उठी। बड़ी आई बेचारी रोटी खिलाने वाली, यह दिखाना चाहे कि मैं रोटियां ठीक से नहीं घालती। मेरे पाती के 6 महीनों में मैं रोटियां खिलाऊंगी। ठीक से खिलाऊं या दुख देकर, यह मेरी मर्जी। तेरी 6 महीने की बारी आए जब खीर पूड़ी हलवा खिला देना। फिर दोनों बहुओं ने एक दूसरे के माँ बाप का ऐसे शब्दों से सम्मान करना और आरती उतारना शुरू किया जिसे सुनकर मोहल्ले के लोगों को शर्म आने लगी। उसने एक बार बीच बचाव करने की गरज से कुछ बोलने का प्रयास किया। बड़की, तू समझदार है, तू चुप हो जा। इतनी सी बात पर बड़की बौखला उठी। तुम्हारे मुंह में खाने को लार पड़ रही है, तब क्या उपाय? राबड़ी देखी हुई नहीं थी क्या कभी? खाई नहीं थी सो इस चीज को मंगवा कर खाने लगे। मैं पानी लेकर आ रही थी, इतनी देर में यों क्या भूख से तुम्हारे प्राण निकल रहे थे?
इस प्राण निकलने वाली बात से बरसों पहले की बात याद हो आई। तब राधु की माँ जीवित थी। बड़के ने ब्याह के बाद माँ बाप की सार संभाल छोड़ दी। राधु का विवाह उस समय तक नहीं हुआ था। सगाई की बातें रोज चला करती थी। एक दिन राधु बोला, मैं अपने लिए नहीं, माँ बाप के लिए शादी करूँगा। मेरे पीछे आने वाली माँ की सेवा किया करेगी। राधु की माँ मन ही मन मुस्काती बोली, अरे मेरे लाल, बहू सलीके की आ जाए तो तेरा घर ढंग से चलने लगे। इस लड़की के आने के बाद तेरी रोटियां सफा सूखी रहने लगी हैं। मेरे तो इसने प्राण पी लिए। राधु ने बात को वहीं रोक दिया। माँ, एक बार बहू को घर में आने दे, फिर तू पलंग पर बैठी राज करना। फिर छोटे का विवाह हुआ। 12 महीने साथ निर्वाह नहीं हुआ होगा कि दोनों बहुओं ने अपने अपने डफले, अपना अपना राग लेकर अलग चूल्हे जलाने शुरू कर दिए। अलग होते समय की पीड़ा ने उसके मुंह के स्वाद को तिक्त कर दिया। एक बेटे की ओर वह रह गया और दूसरे बेटे के हिस्से में माँ को रखने की जिम्मेदारी थी। यूं माँ बाप का बंटवारा हुए 2 साल बीत गए। वह भी कितनी कसमसाहट भरी जिंदगी थी। पैसे के लोभ में बेटों ने माँ बाप की अलग अलग जिम्मेदारी का बंटवारा कर लिया था। मगर राधु की माँ के मन से मेरे मन के जुड़ाव का बंटवारा कभी हो सकता था क्या? राधु की माँ को कभी कुछ खाने को मिलता तो कौर उसके मुंह में नहीं जाता। वह दौड़ी दौड़ी बाहर आकर मुझे देखती। मुझे पकवान सदा से बेहद प्यारे रहे हैं। बहू के बदले तेवर भांप कर वह मुझे मीठा नहीं खिला पाती और दूर से सूनी निगाहों से तक कर वापस अपने हिस्से के घर में लौट जाती। कभी मन की व्यथा से उपजी छटपटाहट के दंश से आहत मेरे मन में 1-2 बातें बतियाने की इच्छा जागती। तब राधु की माँ घर में समाई होती। वैसे भी एक बार बात करते बड़की ने सुन लिया था। यूं उल जलूल बकने लगी थी, हाँ हाँ, दोनों मिलकर मेरी बुराई किए जाओ। मैं मेरे हिस्से में आई सास को रोटी खिला सकती हूँ, दोनों को क्यों रख लूं? तब से शर्म के मारे कि लोग क्या सोचेंगे, राधु की माँ डरती डरती दूर ही रहती। उसे डर था कि बहू कहीं चोरी का इल्ज़ाम ही न लगा दे। मुझे लगता है यह भी क्या जीना है। रहो अलग अलग, दुख सुख की बात भी नहीं कर सकते। बात करो तो बेटा या बहू में से एक पास आ खड़ा होता। एकांत की बातचीत में उन्हें शक रहता कि कहीं खाने पहनने की चुगली तो नहीं हो रही, या हमारे लिए व्यंग्य करते कि बुढ़ापे में इस उम्र में तोता मैना बतिया रहे हैं। खैर, इस भीतर दहकते लावे को वह सहन नहीं कर सकी, इसलिए राधु की माँ ने अगले घर की राह पकड़ी। मैं अकेला जहाज का पंछी सा पीछे अटका रह गया। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ? अकेलेपन का एहसास मेरी नस नस में और मेरे इर्द गिर्द जमा हो चुका है। इन सुलक्षणी बहुओं के बोल सहने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा। राधु की माँ के जीते जी एक सुख था, जब जीव अधिक छटपटाता तब अपनी अपनी आप बीती सुनाकर सुखी हो जाते। अब मन की व्यथा मन में गूमड़ बनती जाती है। किसे कहें और कौन सुने? पिछली बार 6 महीने पूरे होने पर छोटे के घर जाना था। बड़का पास आकर बैठ गया। माँ बाप के लिए अपनत्व की फुहार कभी तो मन में बरसती ही है। वह बोला, 6 महीने अब छोटे के यहाँ रहोगे, गोली बराबर लेते रहना। उसने मासूम बच्चे की तरह हामी भर ली। बेटा खुश होकर मनुहार के लहजे में बोला, थोड़ी चाय ला दूं? उसके ना नुकर की परवाह किए बिना वह रसोई में जा पहुंचा। थोड़ी देर में बड़की के खनकते बोल छन कर आए, ये कौन से परदेश जा रहे हैं? 6 महीनों बाद यहीं छाती पर मूंग तलेंगे। अब चाय के चोंचले की क्या जरूरत है? बड़के ने बहू को लताड़ा, चुप हो जा, मायत तीरथ होते हैं, उनके वास्ते ऐसा वैसा मत बोल। फिर बहू ने क्या कहा वह सुन नहीं सका। वहां से उठा और छोटे के दरवाजे पर जा बैठा। थोड़ी देर में बड़के का बेटा बुलाने आया।
वह छोटे की ओर असहाय दृष्टि से देखने लगा। इतने में छुटकी भीतर से आकर उस छोरे को बोली, तेरी माँ चाय पिलाकर हमें दिखाना चाहती है क्या? रोटी देंगे तो हम चाय भी दे देंगे। वह मन महसूस कर रह गया कि बड़का मन में क्या सोचेगा कि छोटे बेटे के यहाँ जाते ही बापू ने पैंतरा बदल लिया। छोटे के यहाँ रहते एक बार जोरदार झगड़ा हो गया। हुआ यह कि औरतों की हताई में बड़की बोली, छुटकी बाबा को ठीक से रोटी नहीं खिलाती, हर बार कपड़े भी हम सिला कर देते हैं। बात छुटके के कानों तक जा पहुंची। दोनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को शिकायत की। दोनों बेटों ने चौपाल में जाकर बाबा को कहना शुरू किया, बोल बाबा, मेरे 6 महीनों में रोटी कपड़ा बराबर देता था या नहीं? वह तो सुनकर सन्न रह गया। किसकी कमी बताए, किसकी तरफदारी करे? दोनों की हाँ में हाँ मिलाने लगा। पास बैठे लोग अपनी व्यवहार कुशलता से भले बनने के लिए बड़ाई करने लगे। बंशी बाबा के दोनों बेटे सपूत, रोटी कपड़ा दवाई पानी सारा इंतजाम कर रखा है। बहुएं भी भले घर की आई हैं, वे भी अच्छी सेवा करती हैं। मन में बेचारा बुढ़ा जानता है कि 6 महीने पूरे हुए पहले बेटा साफा धोती को संभाल कर पहनने की हिदायत देता रहता है। फटने के कगार पर पहुँचे कपड़ों के साथ वे उसे दूसरे के यहाँ धक्का दे देते हैं। दूसरा भी उसी का भाई है। बाजार से एकदम तार तार जालीदार सस्ता कपड़ा लाकर देता है। तन ढकना है, यह सोचकर वह तसल्ली कर लेता है। पता नहीं ये 6 महीनों के पाले कितनी बार बदलने पड़ेंगे। खेल में एक बार हारने के बाद पाला छोड़कर बैठो, विश्राम मिल जाता है। यहाँ जिंदगी में उसे हर 6 महीनों बाद पाला बदलना होता है और हर बार हारना पड़ता है। वह आगे सोचने लगा, ऐसे ही हारी बीमारी की बात कितनी देर, कितने दिनों हिम्मत रखूं? मैं कौन सदा से खांसी का मरीज था, अपने समय का बांका मर्द था। इन सपूतों के लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्हें आज मेरी 2 जून की रोटी भारी लगने लगी, सो 6 महीनों की पारी बांध ली। मैं कौन सा बैठे रहकर खाना चाहता हूँ? जब तक हाड गोडे चलते रहे, ढोर डंगरों की सानी पानी करता रहा। अब इन 2 वर्षों में जर्जर शरीर ने एकदम जवाब दे दिया, उसका मैं क्या करूँ? पिछली बार छोटे की तरफ था, तब जूड़ी बुखार आने लगा था। 4-5 दिनों हिम्मत रखी, आखिर पीपल के पात सा कांपता तन सहन न कर सका। तब छुटके को कहना पड़ा, बेटे यह ताप पीछा नहीं छोड़ रहा, शहर के डॉक्टर साहब को दिखा ला मुझे। पट्टे ने फटाक से जवाब दे दिया, अभी फसल गुड़ाई का वक्त है, मजूर मिल नहीं रहे, 2-4 दिन यूं ही धिक्कम पेल करो, फिर देखेंगे। अरे नालायक, फिर क्या देखेगा? मुझे गुस्सा आ गया। मैंने दोबारा उसे कहा ही नहीं। ताप उतरने की गोलियां बेचारे शंकर जी ने ला कर दी। इस नालायक को यह पता नहीं कि जब तू छोटा था, मामूली कान दर्द को देखकर हम एकदम बेचैन हो जाया करते थे। सारे काम धंधे छोड़कर वैद्य हकीम के पास ले जाते थे। उस समय भी डॉक्टर के घर की सीढ़ियाँ चढ़ना बड़ा महंगा सौदा था। जितनी हमारे वश में थी वह सारी दौड़ लगाते थे, और आज तुम्हें फुर्सत नहीं है। अच्छा भाई, यह जमाना ही नासपेटा ऐसा आ गया और तुम लोग ज़्यादा समझदार हो गए। अब तो एक डर सदा ही बना रहता है कि हंसी मजाक में कोई बात मुंह से ऐसी निकल जाए जिसका ये लोग बुरा मान लें। जीव दुखी हो या सुखी, मन की बात मन में रखनी पड़ती है। ठीक कही हुई बात को बेटा बहू बेठीक समझकर कहीं सुनाने न लग जाएं या बेइज्जती ही न कर डालें। मन में यूं भांति भांति के विचारों के हिंडोले में झूलते, खांसते खकारते, कांपते तन को झकझोरते हुए वे विचार कब पंख लगाकर फुर्र हो गए और कब निंदिया रानी का विश्राम आ गया, पता ही नहीं चला। रात अपनी रजाई छोड़कर भाग चुकी थी। बच्चे माथों पर टोपले, धुतिया ओढ़े सुबह की उजली धूप में धमा चौकड़ी करने लगे। यह सब देखकर बड़का बोला, सुनती हो, बाबा आज अभी तक नहीं उठे।
वह कुछ शंकित निगाहों से बाबा को देखने लगा। बड़की कड़क कर बोली, सारी रात खल्लू खल्लू खांस रहे थे, हमें तो ठीक से नींद ही नहीं लेने दी, अब खुद दोपहर तक अपनी नींद पूरी कर लेंगे। बंशी थोड़ा देर पहले जाग गया था। वह गूदड़ को सिर से परे करने की सोच रहा था कि बड़की के ये बोल गरम तेल के छींटों की तरह कानों में आ लगे, लेकिन इसका वह क्या इलाज करे। बस एक समझौता ही किया जा सकता है, जो वर्षों से वह करता आया है। गूदड़ को परे धकेला। अरे बेटा, आज आधी रात के बाद मुझे गाढ़ी नींद आ गई, तुम लोग उठ गए, मुझे टाइम पर नहीं उठाया। बड़का बोला, आपको कौन सा ज़रूरी काम करना था? चाय ठंडी हो गई, उसे गर्म कर देगी, वह पीकर दिशा मैदान हो जाओ। बंशी उठकर बैठ गया। अपनी जूतियों को पहनने के लिए पैरों से टटोलने लगा। वहाँ खेलते बच्चों की ठोकरों से वे चारपाई के नीचे सरक गई थी। वह फिर से नीचे झुककर ढूंढने लगा। बाबा को अधमुंदी आँखों से जूतियाँ ढूंढते देखकर पास खड़े बच्चों की मंडली हंसने लगी। उनकी हंसी के बहाने सूरज ज़्यादा चमकता निखर आया। बंशी जूतियाँ मिलने पर पैरों में डालते हुए बच्चों की ओर देखकर मुस्कराया, एक दिन की फिर शुरुआत करने के लिए। सन 1995 में लिखी हुई आधे हिस्से का पिता मनोहर सिंह राठौड़ जी की कहानी अभी आपने सुनी। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह संवेदनशील कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और अवश्य ही कुछ सोचने पर मजबूर करेगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।